दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपनी ही जिंदगी में साइडलाइंस पर खड़े हैं, दूसरों को रिस्क्स लेते हुए, अपने सपनों के पीछे भागते हुए और पूरी तरह से ट्रायम्फे हुए देखते हैं, जबकि आप स्टैंड्स में फंसे हुए हैं इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, फेल होने से फिरते हैं, जज होने से फिरते हैं। यह डर, मेरे दोस्तों, आपके और उस जिंदगी के बीच की सबसे बड़ी रुकावट है जो आप जीना चाहते हैं। हम अपनी बहुत सारी एनर्जी अपने दिलों के चारों ओर दीवारें बनाने में खर्च करते हैं, परफेक्ट, स्ट्रांग और हमेशा कंट्रोल में होने का दिखावा करते हैं। हमें लगता है कि ये आर्मर हमें बचाएगा, लेकिन असल में ये हमें सिर्फ अलग करता है। ये हमें उस एक चीज का अनुभव करने से रोकता है जिसकी हम सभी को सबसे ज्यादा चाहत है, दूसरों के साथ और अपने आप के साथ सच्चा, गहरा कनेक्शन। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक मीनिंगफुल जिंदगी का सीक्रेट परफेक्ट या फियरलेस होने में नहीं है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि असली ताकत बिल्कुल इसके उलट है? यह वल्नरेबल होने में है। यह हिम्मत रखने में है कि आप सामने आएं और दिखें, भले ही आपके पास आउटकम पर कोई कंट्रोल ना हो। यह ब्रीने ब्राउन की ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च का मुख्य मैसेज है उनकी किताब डेयरिंग ग्रेटली में। यह एक कॉल टू एक्शन है, स्पेक्टेटर स्टैंड से बाहर निकलकर जिंदगी के अरीना में एंटर करने का एक इन्विटेशन है। अरीना वह जगह है जहां एक्शन होता है। ये वह जगह है जहां हम कोशिश करते हैं, हम फेल होते हैं, हमारे दिल टूटते हैं, लेकिन ये वह जगह भी है जहां हमें हैप्पी, प्यार और बिलोंगिंग का एहसास मिलता है। ये फियर आना है, हाँ, लेकिन ये वह जगह है जहां जिंदगी सच में जी जाती है। जरा सोचिए, जब आप एक नया बिजनेस शुरू करने का फैसला करते हैं तो वह वल्नरेबिलिटी है। जब आप किसी से पहली बार कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये जाने बिना कि वे इसे वापस कहेंगे या नहीं, तो वह प्योर वल्नरेबिलिटी है। जब आप किसी मीटिंग में एक नया आइडिया शेयर करने के लिए अपना हाथ उठाते हैं, क्रिटिसिज्म का रिस्क लेते हुए, तो आप वल्नरेबल हो रहे हैं। हमें इन पलों को वीकियों के रूप में देखने के लिए सिखाया गया है, ऐसे साइंस के रूप में कि हम काफी मजबूत नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सबसे बड़ी हिम्मत के पल हैं, खुद को बाहर रखने में, गारंटीज की जरूरत को छोड़ देने में और बस रियल होने में बहुत हिम्मत लगती है। ये ट्रायम्फने या हारने के बारे में नहीं है, ये सामने आने की हिम्मत रखने के बारे में है। तो सवाल जो मैं चाहता हूं कि आप आज खुद से पूछें वह ये है, क्या आप अरीना में जी रहे हैं या आप चीप सीट्स में बैठे हैं, उन लोगों की आलोचना कर रहे हैं जो कोशिश कर रहे हैं? क्रिटिक होना आसान है, दूर से फ्लॉज बताना और जज करना आसान है, लेकिन दुनिया क्रिटिक्स से नहीं बदलती। यह उन लोगों से बदलती है जो अपने हाथों को गंदा करने को तैयार हैं। यह उन लोगों से बदलती है जो डेयर ग्रेटली करते हैं। यह जर्नी इस मिथक को अनलर्न करने के बारे में है कि वल्नरेबिलिटी वीकी है और इसे अपनी हिम्मत का सबसे सटीक माप के रूप में एम्ब्रेस करने के बारे में है। ये कंफर्ट के ऊपर करेज चुनने के बारे में है और एक होल हार्टेड जिंदगी जीने के बारे में है जो मीनिंग और कनेक्शन से भरी हो। आसान है, इट्स सिंपल। चलो एक बात शुरू से ही क्लियर कर लेते हैं, ये वल्नरेबिलिटी शब्द क्या है? हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में इसकी गलत डेफिनेशन है। हमें लगता है कि इसका मतलब वीकी है, हमें लगता है कि इसका मतलब फ्रैजाइल, इमोशनल होना या अपने सारे पर्सनल सीक्रेट्स हर किसी से शेयर करना है जिससे हम मिलते हैं। हम किसी को कोने में रोते हुए या सोशल मीडिया पर ओवर शेयर करते हुए देखते हैं, लेकिन यह वल्नरेबिलिटी नहीं है। ब्रेने ब्राउन की रिसर्च हजारों कहानियों पर बेस्ड हमें एक सिंपल, पावरफुल डेफिनेशन देती है। वल्नरेबिलिटी अनसर्टेनिटी, रिस्क और इमोशनल एक्सपोजर है। यह वह फीलिंग है जो आपको तब आती है जब आप ऐसी सिचुएशन में कदम रखते हैं जहां आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं है। यह हिम्मत है मेरे दोस्तों, वीकी नहीं। अपने जान पहचान के सबसे हिम्मत वाले लोगों के बारे में सोचिए। क्या वे लोग हैं जिन्हें कभी डर नहीं लगता, या वे लोग हैं जिन्हें डर तो लगता है लेकिन वे फिर भी उसे करते हैं? हिम्मत डर की गैर मौजूदगी नहीं है, ये डर के बावजूद आगे बढ़ना है। उसी तरह वल्नरेबिलिटी बाउंड्रीज की गैर मौजूदगी नहीं है, ये उन बाउंड्रीज के अंदर खुद को ऑथेंटिक रखने की हिम्मत है। ये ताकत रखने के बारे में है कि आप कहें, मुझे जवाब नहीं पता, या मुझे मदद चाहिए, या मैंने गलती कर दी। यह ऐसे रिश्ते में इन्वेस्ट करने की इच्छा है जो शायद सफल हो या ना हो। ये कुछ नया करने की ब्रेवी है, ये जानते हुए कि आप स्पेक्टैक्युलरली फेल हो सकते हैं। इन सभी कामों के लिए आपको वल्नरेबल होना पड़ता है। सबसे बड़ा मिथक जिसे हमें तोड़ना है वह यह है कि वल्नरेबिलिटी वीकी है। हमारे समाज में, खासकर भारत में, हम अक्सर उस स्टोइक साइलेंट हीरो की तारीफ करते हैं जो कभी इमोशन नहीं दिखाता। हम अपने लड़कों से कहते हैं लड़के रोते नहीं हैं, और हम अपने लाइफर्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पास सभी जवाब हों। लेकिन यह एक खतरनाक भ्रम है। जब हम अपनी वल्नरेबिलिटी को बंद कर देते हैं तो हम हैप्पी,
क्रिएटिविटी, ग्रेटिट्यूड और प्यार की अपनी क्षमता को भी बंद कर देते हैं। आप इमोशंस को सिलेक्टिवली नम नहीं कर सकते। जब आप दर्द और डर को नम करते हैं तो आप हैप्पी और कनेक्शन को भी नम करते हैं। सच्ची ताकत अपने दिल के चारों ओर एक किला बनाने के बारे में नहीं है, यह सब कुछ महसूस करने की हिम्मत रखने के बारे में है। एक और मिथक है कि मैं वल्नरेबिलिटी नहीं करता। यह बिल्कुल सच नहीं है। जिंदा रहना ही वल्नरेबल होना है। जिस पल आप सुबह अपने घर से बाहर कदम रखते हैं, आप वल्नरेबल होते हैं। जिस पल आप किसी से प्यार करते हैं, आप वल्नरेबल होते हैं। जिंदगी वल्नरेबिलिटी है। आपके पास एकमात्र चॉइस ये है कि आप इसके साथ कैसे जुड़ते हैं। क्या आप इसे एम्ब्रेस करते हैं और सामने आते हैं, या आप इससे भागते हुए अपनी जिंदगी बिताते हैं, यह दिखावा करते हुए कि यह मौजूद नहीं है। दिखावा करने से डर और डिस्कनेक्शन और भी बदतर हो जाते हैं। डेयरिंग ग्रेटली का मतलब है यह स्वीकार करना कि वल्नरेबिलिटी जिंदगी का एक हिस्सा है, और हिम्मत और खुले दिल से इसमें झुकना यह होल हार्टेड लिविंग का रास्ता है। हमें वल्नरेबल होना इतना मुश्किल क्यों लगता है? एक बड़ा कारण है जिसे ब्रीने ब्राउन स्कैर्सिटी माइंडसेट कहती है। अपने आसपास देखिए, हमारा कल्चर लगातार हम पर एक मैसेज चिल्ला रहा है, तुम काफी नहीं हो, तुम काफी सफल नहीं हो, काफी पतले नहीं हो, काफी अमीर नहीं हो, काफी परफेक्ट नहीं हो, कभी पर्याप्त नहीं। कि यह भावना तुलना, चिंता और डर की एक लगातार स्थिति पैदा करती है। हम सुबह उठते हैं और पहला विचार अक्सर यह होता है, मुझे पर्याप्त नींद नहीं मिली। फिर हम सोचते हैं, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। हम अपनी जिंदगी स्कैर्सिटी की जगह से ट्रायम्फे हैं। हमेशा यह महसूस करते हैं कि हमें कुछ कमी है। यह होल हार्टेड जिंदगी जीने के ठीक उलट है। यह स्कैर्सिटी कल्चर शर्म, तुलना और डिसएंगेजमेंट की फर्टाइल ग्राउंड है। जब हमें लगता है कि हम काफी नहीं हैं, तो हम दूसरों को अपना सच्चा इम्परफेक्ट सेल्फ दिखाने से फियरते हैं। हम सोचते हैं, अगर वे देखेंगे कि मैं असल में कौन हूं, तो वे जान जाएंगे कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं। तो हम अपनी वर्दीनेस के लिए हसल करते हैं। हम परफेक्ट पेरेंट्स, परफेक्ट एम्प्लॉय, परफेक्ट पार्टनर्स बनकर खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी जिंदगी की तुलना सोशल मीडिया पर दिखने वाली क्यूरेटेड पिक्चर परफेक्ट जिंदगी से करते हैं, और हमें लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं। यह और ज्यादा होने और ज्यादा पाने का लगातार प्रेशर थका देने वाला है, और यह हमें उस चीज से जुड़ने से रोकता है जो सचमुच मायने रखती है। यह वल्नरेबिलिटी को एक जानलेवा रिस्क जैसा महसूस कराता है। स्कैर्सिटी का एंटीडोट अबंडेंस नहीं है, यह इनफ है, यह सफिशिएंसी है, यह ग्रैटिट्यूड का अभ्यास है, और यह कहने की हिम्मत है, मैं काफी हूं यहीं अभी। यह एक ऐसे कल्चर में एक रेडिकल एक्ट है जो हमारे सेल्फ डाउट से फायदा उठाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कोशिश करना या लक्ष्य रखना बंद कर दें। इसका मतलब है कि आपकी सेल्फ वर्थ आउटकम से बंधी नहीं है। आप प्यार और बिलोंगिंग के हकदार हैं जैसे आप हैं, न कि जब आप 10 किलो वजन कम करते हैं या वह प्रमोशन पाते हैं। माइंडसेट में यह चेंज बहुत जरूरी है। यह आपको डर और कमी की जगह से होलनेस और ग्रैटिट्यूड की जगह पर ले जाता है। यह सुबह उठकर यह सोचने के बीच का अंतर है कि मुझे यह करना है बनाम मुझे यह करने को मिलता है। तो हम इनफ की इस भावना को कैसे पैदा करें? यह जागरूकता से शुरू होता है। ध्यान दें कि स्कैर्सिटी के विचार कब आते हैं। ध्यान दें कि आप कब खुद की तुलना दूसरों से कर रहे हैं। फिर जानबूझकर एक अलग विचार चुनें। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। दिन के अंत में जो गलत हुआ या जो आपने हासिल नहीं किया, उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह सरल अभ्यास आपके दिमाग को यह देखने के लिए रिवायर कर सकता है कि आपके जीवन में पहले से ही कितनी सफिशिएंसी मौजूद है। जब आप मैं काफी हूं की जगह से काम करते हैं, तो आपको देखे जाने का डर नहीं लगता। आप वल्नरेबल हो सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं और डेयर ग्रेटली कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वर्थ दांव पर नहीं है। आसान है। वल्नरेबिलिटी को समझने के लिए हमें उसके सबसे बड़े दुश्मन को समझना होगा, शर्म। ब्रेने ब्राउन शर्म को उस इंटेंसली पेनफुल फीलिंग या अनुभव के रूप में बताती है कि हमें लगता है कि हम फ्लॉड हैं और इसलिए प्यार और बिलोंगिंग के अनवर्दी हैं। यह आपके दिमाग में वह आवाज है जो कहती है, मैं बुरा हूं। यह गिल्ट से अलग है, जो कहता है, मैंने कुछ बुरा किया। गिल्ट व्यवहार के बारे में है और यह स्वस्थ हो सकता है। यह हमें सुधार करने की ओर ले जा सकता है। शर्म हालांकि हमारी पहचान के बारे में है। यह हमें छोटा, बेकार और अकेला महसूस कराती है। यह डिस्कनेक्शन का डर है।
ये डर कि अगर लोग हमारी फ्लॉज देखेंगे तो वे हमें रिजेक्ट कर देंगे। शर्म सीक्रेसी, साइलेंस और जजमेंट में पनपती है। जरा सोचिए, जब आपको किसी चीज पर शर्म आती है, शायद आपकी नौकरी चली गई, आप एक एग्जाम में फेल हो गए, या आपकी अपने पार्टनर से बहुत बड़ी लड़ाई हुई, तो आपकी पहली इंस्टिंक्ट क्या होती है? यह छिपाना होता है। आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि कोई इसे जाने। आप अलग थलग महसूस करते हैं, जैसे कि आप दुनिया में अकेले व्यक्ति हैं जिसने कभी ऐसा महसूस किया है। यह बिल्कुल वही है जो शर्म का राक्षस चाहता है। यह अंधेरे में और पावरशाली हो जाता है। जितना ज्यादा आप इसे एक सीक्रेट रखते हैं, उतना ज्यादा यह आप पर कंट्रोल करता है, आपके विकल्पों को तय करता है और आपको अपने सच्चे सेल्फ से दूर रखता है। तो हम इस राक्षस से कैसे लड़ें? हम वह कैसे बनाएं जिसे ब्रीने ब्राउन शेम रेजिलियंस कहती हैं? जवाब सरप्राइजिंगली सिंपल है, हालांकि हमेशा आसान नहीं होता। शर्म का एंटीडोट एम्पैथी है। शर्म बोले जाने पर जीवित नहीं रह सकती। यह एम्पैथी से मिलने पर जीवित नहीं रह सकती। जब आप अपनी कहानी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं जिसने इसे सुनने का अधिकार कमाया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो मैं भी, आप अकेले नहीं हैं, या मैं वहां रहा हूं के साथ जवाब देगा, तो शर्म अपनी शक्ति खोने लगती है। ये एक अंधेरे कमरे में रोशनी जलाने जैसा है। वह राक्षस जिसे आपने इतना विशाल और फिरावना समझा था, वह अचानक छोटा हो जाता है। वह अभी भी वहां है, लेकिन अब वह आप पर कंट्रोल नहीं करता। यही कारण है कि एक सपोर्ट सिस्टम होना इतना जरूरी है। अपने जीवन में उन एक या दो लोगों को खोजें जिनके साथ आप सचमुच वल्नरेबल हो सकते हैं। वे दोस्त या परिवार के सदस्य जो बिना जजमेंट के सुनते हैं, जो सलाह के बजाय कंपैशन प्रदान करते हैं। जब आपको शर्म की वह लहर महसूस हो तो बाहर निकलें, अपनी शर्म बोलें, कहें मुझे इस बारे में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, या मुझे एक फेलियर जैसा महसूस हो रहा है। खुद को यह कहते हुए सुनना और इसे एम्पैथी के साथ मिलना रेजिलियंस बनाने का सबसे पावरशाली तरीका है। यह आपके दिमाग को सिखाता है कि आपकी इम्परफेक्शंस आपको कनेक्शन के अनवर्दी नहीं बनाती। यह अपनी कहानी को, फ्लॉज और सभी के साथ ब्रेवी से ओन करने का अभ्यास है। तो यह जानना कि वल्नरेबिलिटी हिम्मत है एक बात है, लेकिन ऑनेस्टली इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करना बिल्कुल अलग बात है। ये रिस्की लगता है ना? हमारा दिमाग बस रिस्क से बचने के लिए बना है, इसलिए हमें वास्तव में एक प्रैक्टिकल टूल किट की जरूरत है। कुछ ऐसे सिंपल एक्शन जो हम वास्तव में अपनी वल्नरेबिलिटी मसल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी टूल है बस सांस लेना। जब आप एंग्शियस, फिरे हुए या एक्सपोज्ड महसूस कर रहे होते हैं, तो आपका शरीर एक तरह से फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपकी सांस उथली हो जाती है। उस पल में आप जो सबसे पावरशाली काम कर सकते हैं वह है बस एक गहरी सांस लेना। सीरियसली, बस एक 4 काउंट के लिए सांस अंदर लें, 4 के लिए रोकें और 4 के लिए सांस बाहर छोड़ें। यह सरल कार्य आपके नर्वस सिस्टम को बताता है, हे, तुम सेफ हो। एक और सुपर हेल्पफुल टूल है जर्नलिंग। अपने विचारों और फीलिंगों को लिखना खुद के साथ वल्नरेबिलिटी का अभ्यास करने का एक सेफ तरीका है। किसी और को इसे देखने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ आपके लिए है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप पूरी तरह से ऑनेस्ट हो सकते हैं, किसी के जज करने की चिंता किए बिना। अपने डर, अपनी आशाओं, अपनी शर्म के पलों और अपनी हैप्पी के पलों के बारे में लिखें। यह प्रैक्टिस आपको अपनी खुद की इमोशनल लैंडस्केप को वास्तव में समझने में मदद करती है। यह आपको उन कहानियों को आइडेंटिटी ने देती है जो आप खुद को बता रहे हैं। क्या आप खुद को स्कैर्सिटी और डर की कहानी बता रहे हैं, या हिम्मत और वर्दीनेस की कहानी? जर्नलिंग आपको इन पैटर्न्सों को देखने के लिए क्लैरिटी देता है और ऑनेस्टली अपनी जिंदगी की नैरेटिव को फिर से लिखने की शक्ति देता है। यह आपकी प्रैक्टिस के लिए आपका पर्सनल अरीना है। तीसरा और शायद सबसे क्रिटिकल टूल है सपोर्ट सिस्टम बनाना। वल्नरेबिलिटी हर किसी के साथ ओवर शेयर करने के बारे में नहीं है। यह अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को उन लोगों के साथ शेयर करने के बारे में है जिन्होंने वास्तव में आपकी कहानी सुनने का अधिकार कमाया। तो ये लोग कौन हैं? वे लोग हैं जो एम्पैथी के साथ सुनते हैं, जो आपकी सक्सेसफुलताओं का जश्न मनाते हैं और जो आपको ठीक करने की कोशिश किए बिना आपकी मुश्किलों में आपके साथ बैठते हैं। अपने जीवन में ऐसे 1 या 2 लोगों को आइडेंटिटी देने की कोशिश करें।
ये एक बेस्ट फ्रेंड, एक जीवन साथी, एक भाई बहन या यहाँ तक कि एक मेंटर भी हो सकता है। इन रिश्तों को नर्चर करने का एक कॉन्शियस एफर्ट करें। और बस एक याद दिलाना, ये एक टू वे स्ट्रीट है। एक एम्पैथेटिक दोस्त होने के लिए आपको भी एक एम्पैथेटिक दोस्त बनना होगा। बोलने से ज्यादा सुनने का अभ्यास करें। फाइनली बाउंड्रीज सेट करें। अब मुझे पता है कि यह थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, लेकिन स्पष्ट बाउंड्रीज वास्तव में वल्नरेबिलिटी का सुरक्षित रूप से अभ्यास करने के लिए आवश्यक है। वल्नरेबल होने का मतलब यह नहीं है कि लोगों को आप पर हावी होने दें या ऐसी चीजें शेयर करें जिससे आपको असुरक्षित महसूस हो। बाउंड्रीज इस बारे में है कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। नहीं कहना सबसे वल्नरेबल और करेजी कामों में से एक हो सकता है जो आप करते हैं। यह अपनी ऊर्जा और अपनी इमोशनल वेलबींग की रक्षा के लिए खुद का सम्मान करने के बारे में है। जब आपके पास स्पष्ट बाउंड्रीज होती हैं, तो आप उन सीमाओं के भीतर खुलने में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये टूल, सांस लेना, जर्नलिंग, सपोर्ट और बाउंड्रीज, वे कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं, लेकिन हां, उन्हें कुछ अभ्यास की जरूरत है। वे रोजमर्रा एक्सरसाइजें Den Prombring's en Stau. Derderint Sodergerd Sauber Day Krauby Prenumber Surreder Stetsusterin. A Schaubero Dingsprander Suburb by Denderin Knee. It's Albri Dimbrish in Eldenbury or Darius. हमारी जिंदगी में एक जगह है, एक ऐसी जगह जो अक्सर हमें बहुत दर्द और चिंता देती है। ब्रेने ब्राउन इसे गैप कहती है। यह वह गैप है जहां हम अभी हैं और जहां हम होना चाहते हैं। यह हमारी वास्तविक मेसी जिंदगी और उस आदर्श परफेक्ट जिंदगी के बीच का गैप है जो हमें लगता है कि हमें जीनी चाहिए। हमें यह गैप हर जगह दिखाई देता है। हमारे करियर में, जैसे मुझे अब तक मैनेजर बन जाना चाहिए था, हमारी पेरेंटिंग में, मेरे बच्चे को ज्यादा डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, और हमारी अपनी सेल्फ इमेज में, मुझे पतला, स्मार्ट, ज्यादा सफल होना चाहिए। हम इस गैप के एक तरफ खड़े होकर इतना समय और एनर्जी खर्च करते हैं, शर्मिंदा और अनवर्दी महसूस करते हैं, क्योंकि हम अभी तक दूसरी तरफ नहीं पहुंचे हैं। यह गैप वह जगह है जहां हमारा परफेक्शनिज्म रहता है और पनपता है। परफेक्शनिज्म एक्सीलेंस के लिए प्रयास करने जैसा नहीं है। एक्सीलेंस के लिए प्रयास करना स्वस्थ है। यह सुधार और विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। परफेक्शनिज्म दूसरी ओर एक 20 टन की ढाल है जिसे हम अपने साथ ले जाते हैं। हमें लगता है कि यह हमें दोष, जजमेंट और शर्म के दर्द से बचाएगा, लेकिन असल में यह हमें देखे जाने से रोकता है। यह एक डिफेंसिव मूव है जो असक्सेसफुलता के डर से प्रेरित है। यह विश्वास है कि अगर हम परफेक्टली ट्रायम्फे हैं, परफेक्टली दिखते हैं और परफेक्टली काम करते हैं, तो हम जिंदगी की मेसीनेस से बच सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टली ये एक भ्रम है, और ये एक थका देने वाला भ्रम है जो हमें वल्नरेबल होने और दूसरों से सचमुच जुड़ने से रोकता है। तो हम क्या रिचर, हमें गैप को ध्यान में रखना सीखना होगा। इसका मतलब है गैप को स्वीकार करना, लेकिन इसे हमें शर्म से भरने देने के बजाय हम इसे उस जगह के रूप में एम्ब्रेस करना सीखते हैं जहां जिंदगी होती है। ये प्रैक्टिस, विकास और सीखने की जगह है। ये वह जगह है जहां हम इंसान हो सकते हैं। डेयरिंग ग्रेटली का मतलब है उस गैप में हिम्मत और सेल्फ कंपैशन के साथ कदम रखना। इसका मतलब है यह स्वीकार करना कि आप एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं, और यह ठीक है। यह कहने में सक्षम होने के बारे में है, हां, मैं इम्परफेक्ट हूं और मैं वल्नरेबल हूं, लेकिन इससे यह सच्चाई नहीं बदलती कि मैं बहादुर भी हूं और प्यार और बिलोंगिंग के वर्दी भी हूं। इम्परफेक्शन को अपनाना एक रोजमर्रा का अभ्यास है। यह सेल्फ कंपैशन से शुरू होता है। जब आप कोई गलती करते हैं या अपनी खुद की होपों पर खरे नहीं उतरते, तो आप खुद से कैसे बात करते हैं? क्या आप खुद को आलोचना से पीटते हैं, या आप खुद के साथ वैसी ही दया और समझदारी से पेश आते हैं जैसी आप एक अच्छे दोस्त को देंगे? अगली बार जब आप खुद को परफेक्शनिज्म में फंसा हुआ पाएं, तो यह कोशिश करें, अपना हाथ अपने दिल पर रखें और कहें, यह सनहोम्श का एक पल है। यह ठीक है, हर कोई सनहोम्श करता है। यह सरल कार्य आपको शर्म से सेल्फ कंपैशन की ओर ले जा सकता है। यह आपको अरीना में बने रहने, गिरने के बाद फिर से उठने और डेयर ग्रेटली करते रहने की अनुमति देता है। इसलिए नहीं कि आप परफेक्ट हैं, बल्कि इसलिए कि आप इम्परफेक्ट होने के लिए काफी बहादुर हैं। डेयरिंग ग्रेटली के सिद्धांत सिर्फ हमारी पर्सनल जिंदगी के लिए नहीं हैं, वे हमारे स्कूलों और ऑफिसेस के लिए क्रांतिकारी हैं। एक टिपिकल वर्कप्लेस या क्लासरूम के बारे में सोचिए। अक्सर वे डर, स्केर्सिटी और शर्म से चलने वाले वातावरण होते हैं।
एम्प्लॉयज नए आइडिया शेयर करने से फियरते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उन्हें खारिज कर दिया जाएगा। स्टूडेंट सवाल पूछने से फियरते हैं क्योंकि उन्हें बेवकूफ दिखने का डर होता है। लाइफर्स जानकारी छुपाते हैं और टीचर्स सिर्फ राइट आंसर्सों को रिवॉर्ड करते हैं। इन कल्चर्स में वल्नरेबिलिटी के लिए कोई जगह नहीं होती और परिणाम स्वरूप असली इनोवेशन, क्रिएटिविटी या एंगेजमेंट के लिए भी कोई जगह नहीं होती। लोग पूरी तरह से सामने नहीं आते, वे बस सोब्रिवाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक डेयरिंग लीडर या एक डेयरिंग टीचर समझते हैं कि वल्नरेबिलिटी इन जरूरी गुणों का जन्म स्थान है। वे भरोसे और सुरक्षा का एक कल्चर बनाने के लिए काम करते हैं, जहां लोग रिस्क लेने और खुद को ऑथेंटिक रखने में सहज महसूस करते हैं। वे ऐसा कैसे करते हैं? यह लीडर के खुद वल्नरेबल होने से शुरू होता है। एक लीडर जो अपनी टीम के सामने खड़ा होकर कह सकता है, मेरे पास सभी जवाब नहीं है, मुझे आपकी मदद चाहिए, या मैंने गलती की और मैंने इससे यह सीखा, वह एक ऐसा लीडर है जो भरोसा बनाता है। यह वीकी नहीं है, यह हिम्मत और विनम्रता का एक पावरशाली प्रदर्शन है जो बाकी सभी को भी इंसान होने की अनुमति देता है। क्लासरूम में इसका मतलब जानने के कल्चर से सीखने और जिज्ञासा के कल्चर की ओर बढ़ना है। एक डेयरिंग टीचर क्वेश्चंसों को प्रोत्साहित करता है, सिर्फ राइट आंसर्सों के बजाय प्रयास का जश्न मनाता है और सन होमिश को सामान्य करता है। वे एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां स्टूडेंट्स समझते हैं कि न जानना ठीक है और सक्सेसफुलता सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कोई स्टूडेंट अपने टीचर को यह स्वीकार करते हुए देखता है कि उन्हें कुछ नहीं पता और वे जिज्ञासा से उसे ढूंढते हैं, तो यह एक पावरशाली सबक सिखाता है। सीखना एक आजीवन यात्रा है, न कि परफेक्ट ज्ञान का गंतव्य। यह ऐसे लचीले क्रिएटिव लर्नर्स का निर्माण करता है जो जटिल समस्याओं से निपटने से नहीं फियरते। वर्कप्लेस में लाइफर्स स्मार्ट फेलियर्स और करेजी एफर्टों को रिवॉर्ड करके इसे बढ़ावा दे सकते हैं, न कि सिर्फ सक्सेसफुल आउटकम्स को। वे ब्लेमारोपण को जिज्ञासा से बदल सकते हैं। यह किसकी गलती है पूछने के बजाय वे हमने इससे क्या सीखा और अगली बार हम बेहतर कैसे कर सकते हैं पूछ सकते हैं। वे ऐसे फीडबैक सिस्टम बना सकते हैं जो एम्पैथी और लोगों को बढ़ने में मदद करने की सच्ची इच्छा पर आधारित हों, न कि आलोचना और जजमेंट पर। जब संगठन वल्नरेबिलिटी को अपनाते हैं तो वे कमजोर नहीं होते, वे ज्यादा लचीले, ज्यादा इनोवेटिव और ज्यादा जुड़े हुए बन जाते हैं। लोग अपना पूरा पर्सनैलिटी काम पर लाते हैं और वहीं जादू होता है। पेरेंट्स के तौर पर हमारी सबसे बड़ी उम्मीद ऐसे बच्चे पालना है जो खुश, रिजिलियंट हों और जिन्हें अपनी वर्थ का गहरा एहसास हो। हम चाहते हैं कि वे बहादुर और काइंडनेस लू बने, लेकिन अक्सर उन्हें बचाने की हमारी कोशिश में हम जरूरत से उलट काम करते हैं। हम उनके रास्ते को आसान बनाने की कोशिश करते हैं, हम उनकी सारी समस्याओं को हल करते हैं और हम उन्हें परफेक्ट और हमेशा सही जवाब देने की शिक्षा देते हैं। हम अनजाने में उन्हें असक्सेसफुलता से फियरना और अपनी इम्परफेक्शंस को छिपाना सिखाते हैं। हम परफेक्ट पेरेंट्स बनने में इतने बिजी होते हैं कि हम रियल पेरेंट्स बनना भूल जाते हैं और हमारे बच्चे देख रहे होते हैं। करेजी, होल हार्टेड बच्चों को पालने का सबसे पावरशाली तरीका यह है कि हम खुद उस व्यवहार का मॉडल बने। हमें वैसे ही एडल्ट्स बनना होगा जैसे हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी में डेयर ग्रेटली करना होगा। हमें अपने बच्चों को हमें कोशिश करते हुए, फेल होते हुए और फिर से उठते हुए देखने देना होगा। हमें माफी मांगते हुए देखने देना होगा जब हम कोई गलती करते हैं, जब हम फ्रस्ट्रेशन में उन पर चिल्लाते हैं और फिर बाद में कहते हैं, मुझे माफ करना, मुझे स्ट्रेस महसूस हो रहा था और मुझे तुमसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो हम उन्हें विनम्रता, आंसर्स दे ही और इमोशनल ईमानदारी का एक अमूल्य सबक सिखा रहे होते हैं। हम उन्हें सिखा रहे होते हैं कि इंसान होना ठीक है। पेरेंट्स के तौर पर यह हमारा काम है कि हम एक ऐसा घर बनाएं जहां हमारे बच्चों की वर्थीनेस निगोशिएशन के लिए न हो, उनकी वर्थ, उनके ग्रेड्स, स्पोर्ट्स में उनके प्रदर्शन या वे कितने वेल बिहेव्ड हैं, इससे बंधी नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपनी हड्डियों में गहराई तक जाने कि वे प्यार और बिलोंगिंग के लायक हैं। चाहे कुछ भी हो, हम यह अपने शब्दों से कर सकते हैं, यह कहकर कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुझे तुम्हारी कोशिश पर प्राउड है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसे अपने कामों से करते हैं। जब वे अपने डर और असक्सेसफुलताओं को शेयर करते हैं तो एम्पैथी के साथ सुनकर हम यह मैसेज भेजते हैं, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो, तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी का यहां स्वागत है। इसका मतलब यह भी है कि हमें उन्हें डिस्कम्फर्ट और डिसअपॉइंटमेंट को संभालना सिखाना होगा। हर चीज को ठीक करने के लिए भागने के बजाय हम
उनके सन होम्स में उनके साथ बैठ सकते हैं और कह सकते हैं, मुझे पता है कि यह मुश्किल है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये उन्हें रेजिलियंस सिखाता है, ये उन्हें सिखाता है कि वे मुश्किल फीलिंगों से बच सकते हैं। साहस की एक पीढ़ी का पालन पोषण उन्हें कठिनाई से मुक्त जीवन देने के बारे में नहीं है, यह उन्हें उस कठिनाई को एक बहादुर और खुले दिल से नेविगेट करने के लिए उपकरण देने के बारे में है। और सबसे महत्वपूर्ण उपकरण जो हम उन्हें दे सकते हैं वह हमारे अपने वल्नरेबल, इम्परफेक्ट और करेजी जीवन का उदाहरण है। यह सबसे बड़ा उपहार है। तो हम इस चर्चा के अंत में आते हैं, लेकिन यह वास्तव में एक यात्रा की शुरुआत भर है, एक ज्यादा ऑथेंटिक और कनेक्टेड जीवन की ओर एक यात्रा। डेयरिंग ग्रेटली का केंद्रीय संदेश एक पावरशाली और सरल निमंत्रण है। यह साहस के लिए एक पुकार है, यह आपके जीवन के अरीना में कदम रखने की एक पुकार है। इसका मतलब है कि आपको सामने आना होगा, तब भी जब आप फियरे हुए हों। आपको दिखना होगा अपनी सभी इम्परफेक्शंस के साथ, और आपको ब्रेवी से जीना होगा, परफेक्शन और सर्टेनिटी के फॉल्स कंफर्ट के बजाय वल्नरेबिलिटी को चुनकर। यह अपनी कहानी को अपनाना और उस प्रक्रिया के दौरान खुद से प्यार करना है। यह एक बार का फैसला नहीं है, यह एक अभ्यास है। यह एक ऐसा चॉइस है जो आप हर दिन करते हैं, बड़े और छोटे पलों में। यह उस मुश्किल बातचीत को करने का चॉइस है बजाय इससे बचने के। यह उस नौकरी के लिए आवेदन करने का चॉइस है जिसके लिए आपको लगता है कि आप योग्य नहीं हैं। यह पहले मैं तुमसे प्यार करता हूं कहने का चॉइस है। यह माफी मांगने का चॉइस है। यह मदद मांगने का चॉइस है। हर बार जब आप इनमें से कोई एक चॉइस करते हैं तो आप अपनी साहस की मसल बना रहे होते हैं। हर बार जब आप वल्नरेबल होने का साहस करते हैं तो आप डर के बजाय कनेक्शन चुन रहे होते हैं, और आप एक होल हार्टेड जीवन में और अधिक पूरी तरह से कदम रख रहे होते हैं। थियोडोर रूज़वेल्ट एंडाउस उस गोजनदोस उद्धरण को याद करें जिसने किताब के शीर्षक को प्रेरित किया। यह आलोचक नहीं है जो मायने रखता है, श्रेय उस व्यक्ति को जाता है जो वास्तव में अरीना में है, जिसका चेहरा धूल, पसीने और खून से सना हुआ है, जो ब्रेवी से प्रयास करता है, जो गलतियां करता है, जो बार बार कम पड़ता है, लेकिन जो सबसे अच्छे रूप में अंत में उच्च उपलब्धि की जीत जानता है, और जो सबसे खराब स्थिति में यदि वह असफल होता है तो कम से कम बहुत साहस करते हुए असफल होता है। जीवन सक्सेसफुलता से बचने के बारे में नहीं, जीवन यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि जब आप गिरते हैं तो आप किसी ऐसी चीज के लिए प्रयास करते हुए गिरते हैं जो आपके लिए मायने रखती है। तो मेरा आपको अंतिम संदेश यह है, सामने आओ, दिखो, ब्रेवी से जियो, छोड़ दो कि आपको क्या होना चाहिए और अपनाओ कि आप कौन हो। हाँ, आपका दिल टूटेगा, हाँ, आप असफल होंगे, हाँ, आपकी आलोचना होगी, लेकिन आप हैप्पी, प्यार, बिलोंगिंग और क्रिएटिविटी की इतनी गहराई का अनुभव भी करेंगे जितना आप कभी साइडलाइंस से नहीं पा सकते। आपकी कहानी मायने रखती है, आपकी इम्परफेक्शंस ही आपको सुंदर बनाती हैं। अरीना में कदम रखो, दुनिया आपका बहुत साहस करने का इंतजार कर रही है। यह सिर्फ आपकी जिंदगी बदलने के बारे में नहीं है, यह दुनिया को बदलने के बारे में है, एक एक करेजी कार्य करके। आसान है, इट्स दैट सिंपल।